ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड द इंटायर सिलेबस जो कि हम इस कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नाउन, ठीक है। तो आई वुड फर्स्ट रेकमेंड कि जिन जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से जाके आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, सो एज to gain a certain idea about whatever we are going to discuss in this entire course, ठीक है। और आपको एक जनरल भी आइडिया मिलेगा, क्योंकि थ्रू आउट मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए भी चीज़ें पढ़ाऊंगी, पैरेलल बैलेंस बनाते हुए हम लोग चलेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें हमको साइमल्टेनियसली समझ में आए, ठीक है। सो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट अ नोटबुक जिसमें आप अपने नोट्स बनाने वाले हैं। एक पेन या फिर पेंसिल, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो आप लेकर आइए और अपने नोट्स बनाइए। यू कैन ऑब्वियसली कम बैक एंड रिवाइज एवरीथिंग बाय वॉचिंग द वीडियो अगेन, बट अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको मेमोराइज भी काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाएगा और हैंडी भी रहेंगे आपको नोट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक कोटेशन के साथ, that says hard work beats talent when talent doesn't work hard, ठीक है। तो we're all here to work hard and work for our dreams. तो नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड हैं, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, एंड दिस इज योर टाइम टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नाउन होता क्या है, ठीक है। आखिर किस चीज को नाउन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या होता है ये। आई नो मोस्ट ऑफ यू नो कि नाउन क्या होता है, बट इस वीडियो में हम एक रटने के फॉर्मूला से नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया लायन, तो आपको पता चला लायन नाउन है, बट ये नाउन क्यों है आखिर। इससे क्या होगा ना, इससे जो क्वेश्चंस जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मार्क करने होते हैं ना, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको दो ऐसी चीज दे दी होंगी जो यूजुअली आप नाउन में पढ़ते हो, बट वो होती क्या है फिर अल्टीमेटली एडजेक्टिव। कुछ चीजें होती हैं जो आप एडजेक्टिव में के फॉर्म में पढ़ते हो, बट वो बाद में निकलती क्या है, नाउन। तो इसका रीजन क्या है कि हम प्रॉपरली समझे ही नहीं है कि नाउन होता क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एनीथिंग, ठीक है, एनी इमोशन, ठीक है, एनी थिंग दैट कैन बी फेल्ट और मे बी कैन नॉट बी फेल्ट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज को अगर कोई वर्ड नाम देता है तो हम उसको बोलते हैं नाउन, ठीक है। जैसे कि अब आप ये एग्जांपल देखो, ये एक लड़की है, ठीक है, मैंने इसको बोल दिया गर्ल। अब अगर मैं इस पिक्चर को देखूं, ठीक है, तो ये पिक्चर है। अगर मुझे ये पिक्चर किसी को डिस्क्राइब करनी है कि ये एक, एंड अगर मैं मेंशन करूं पिक्चर भी, तो पिक्चर भी क्या है, नाउन है। तो कोई भी चीज कम्युनिकेट करने के लिए, अगर मुझे कोई चीज सामने वाले को कम्युनिकेट करनी है अबाउट अ सर्टेन थिंग, तो मुझे उस चीज का नाम तो देना पड़ेगा। अगर मुझे ये जो भी चीज दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, मुझे अगर बताना है कि ये क्या है, ये चीज क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ पिक्चर। किसकी पिक्चर है, गर्ल की पिक्चर है। और फर्दर अगर मैं इस गर्ल को एक नाम भी दे दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों ही आपके जो है वो नाउन है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीन वर्ड से जो ये चीज, जो ये ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसको डिस्क्राइब किया। किससे, तीन वर्ड से। तो ये तीन वर्ड्स क्या हो गए आपके, नाउन हो गए, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन क्या है, ये पिक्चर है। किसकी पिक्चर है, एनिमल की पिक्चर है। और अगर मैं फर्दर इसको डिस्क्राइब करूं ये कौन सा एनिमल है, तो ये लायन है, ठीक है। तो इसी तरीके से सिस्टमैटिकली मैं आपको एक चीज जो मुझे स्क्रीन पे दिख रही है उसको कम्युनिकेट कर रही हूँ। सिमिलरली ये क्या है, बुक्स हैं आपकी। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये बात कर ली हमने कि नाउन्स क्या होते हैं। अब नाउन्स के टाइप क्या होते हैं वो हम, ठीक है। तो हम सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन में डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जो भी आपकी प्री कंसीव्ड इंफॉर्मेशन है या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, ठीक है, उनको एक सेकंड के लिए भूल जाइए।
कि हमने क्या पढ़ा था, बट ये तो ऐसा पढ़ा था, ये तो वैसा लिखा था, इसको भूल जाइए एक सेकंड, क्योंकि हम सब कुछ लॉजिक के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कोई ऐसा वर्ड जो कि एक लार्ज ग्रुप को, जो कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें सेम काइंड ऑफ चीज, सेम काइंड ऑफ लोग, सेम क्लास, या कोई भी ऐसी चीज जो कि सिमिलर है, उसके लिए एक हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं। तो वो वर्ड क्या कहलाता है आपका? कॉमन नाउन। ठीक है, मान लीजिए ये एक क्लास है, इस क्लास में 4 लड़कियां हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम, सपोज करो मैं बोलती हूँ कि किसी का नाम इसमें प्रिया है, किसी का राधिका है, किसी का अंजलि है, ठीक है, किसी का स्मृति है। तो अगर मुझे इन सभी लड़कियों को एक कॉमन कमांड देनी है, एक कॉमन ऑर्डर देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इन सबको चुप होने के लिए बोलना है कि प्लीज कीप क्वाइट, तो क्या मैं इन चारों को इंडिविजुअली बुलाऊंगी? प्रिया, राधिका, अंजलि, स्मृति, प्लीज कीप क्वाइट? नहीं, मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि इन चारों लड़कियों को, जो इन चारों को जो है कॉमनली एड्रेस करे, और वो वर्ड क्या है? गर्ल्स। तो जब मैं बोलूंगी ऑल द गर्ल्स प्लीज कीप क्वाइट, तो वो ऑटोमेटिकली किसको डायरेक्ट करता है? प्रिया को भी डायरेक्ट करता है, राधिका को भी करता है, अंजलि को भी करता है, और स्मृति को भी डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो गर्ल यहाँ क्या होगा आपका? कॉमन नाउन हो गया। बट नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या कॉमन नाउन हमेशा कॉमन नाउन ही रहता है? अगर मैं बात सपोज करूं कि बात करती हूँ मदर की, यहाँ मैं एक वर्ड लिखती हूँ मदर, तो क्या मदर जो कि एक कॉमन नाउन है, ये अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ये कॉमन नाउन ही रहेगा? क्या ये कभी प्रॉपर हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो हम आगे प्रॉपर नाउन डिस्कस करने के बाद देखते हैं कि हम ढूंढ पाते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी चीज, कोई भी कॉमन नाउन की जब मैं डिटेलिंग दे देती हूँ तो वो क्या बन जाता है आपका? प्रॉपर। या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक स्पेसिफिक नाम हो उस पर्सन का, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग का मैं प्रॉपर नाम दे दूं, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे हमने पिछले फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि पिक्चर है किसकी है? एनिमल की है। एनिमल बहुत सारे हैं, बट वो पिक्चर किसकी है? लायन की है। तो लायन क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन हो गया। तो उसी तरीके से अगर मैं कोई भी कॉमन नाउन की डिटेलिंग में चली जाऊं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या कॉमन नाउन हर केस में कॉमन नाउन ही रहेगा? अब अगर मैं यहाँ पे हमने मदर का एग्जाम्पल लिया था, तो मदर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मदर्स गिव केयर टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे मदर्स क्या है? मदर्स एक ऐसा वर्ड है जो कि एक लार्जर कम्युनिटी को ऑफ सेम काइंड रेफर कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। इट इज अ फीमेल, इट डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ फीमेल्स हु गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड केयर टू देम। बट अगर मैं ये लिखूं कि ठीक है, मदर हाउ आर यू फीलिंग, तो यहां मैं अपनी मदर से बात कर रही हूँ एंड आई एम कॉलिंग हर मदर, हाउ आर यू फीलिंग। अब मेरी जो मेरी मदर है, अगर मैं अपनी मदर की बात करूं और मैं उनको बोलती हूँ मदर हाउ आर यू फीलिंग, तो मैं एक स्पेसिफिक फीमेल को रेफर कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक फीमेल को रेफर कर रही हूँ। वो फीमेल कोई लार्जर ग्रुप को डिनोट नहीं कर रही है, वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल है, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को रेफर कर रही हूँ मैं, और वो इंडिविजुअल कोई दूसरा नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा, और यूजुअली क्या होता है ना, जैसे यूपीएससी में जो आपको क्वेश्चंस, आपका ये जो बोर्ड का पैटर्न है और यूपीएससी का पैटर्न है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में ना उनका कॉन्टेक्स्ट पूछने का ये होता है कि अच्छा ये वर्ड लिख दिया है मदर, तो बताइए ये कौन सा नाउन है। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में द क्वेश्चन इज वेरी कॉन्टेक्चुअल। तो अगर आपको एक ही सेंटेंस में मान लो 2 वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, 2 वर्ड, जैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, जीरो एंड जीरो, ठीक है,
तो ये दो वर्ड्स हैं और इनमें से आइडली तो हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो एडजेक्टिव का पार्ट होती है ना, यही पढ़ते हैं हम लोग कि कोई भी क्वांटिटी और एडजेक्टिव का पार्ट होती है. दिस इज व्हाट वी रीड इन आवर स्कूल्स एंड एवरीवेयर. बट यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत कॉन्टेक्चुअल होता है. ठीक है, यूपीएससी का जो वो पूरा प्रोसेस होता है इट्स वेरी कॉन्टेक्चुअल. जो पहला जीरो है वो हमारा नाउन आ गया क्योंकि हम एक स्पेसिफिक कॉमन नाउन आ गए. इन टू बी मोर प्रिसाइज से कॉमन नाउन आ गया बिकॉज एक ये लार्जर ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है, एक लार्जर पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है. और जो दूसरा जीरो है वो आपका एडजेक्टिव है. ठीक है, तो इस हिसाब से ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे चलता है यूपीएससी का. तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपको इंटरचेंजिंग बता रही हूँ कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ये कैसे डिफरेंट होते हैं, तो उसका यही रीजन है कि आपको जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आए और ताकि आप सेंटेंस के हिसाब से आप आंसर फिगर आउट कर पाओ. अब एक और एग्जाम्पल हम इसका लेंगे. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे. मून, सबने सुना है मून के बारे में, चंदा मामा के बारे में सबने ही सुना है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मून्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, इसी के साथ में मैं एक और सेंटेंस लिखती हूं. मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. इसी के साथ एक और चीज लिखती हूं. नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the moon. ठीक है, अब पहला सेंटेंस देखो. पहले सेंटेंस में मैं एक ऐसी सिलेस्टियल बॉडी जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ. जुपिटर का भी अपना मून होता है, सैटर्न का भी अपना मून होता है, अर्थ का भी अपना मून होता है. ठीक है, मार्स का भी अपना मून है. तो ये यहाँ पे ये एक कॉमन सिलेस्टियल बॉडी है, एक ब्रॉडर वर्ड है टू डिस्क्राइब अ सिलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. हर प्लैनेट का अपना मून है जिसका अपना नाम है, तो ये क्या आएगा आपका कॉमन नाउन आ जाएगा. आ गया आपका कॉमन नाउन. अब यहाँ देखो, मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. ये जो मून है ये एक ही मून है, एक स्पेसिफिक मून है. ऐसा मून कोई और तो नहीं है. ठीक है, ये वाला जो मून है ये किसी और प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट तो है नहीं, ये हमारी नेचुरल अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. और यहाँ तीसरे में देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून. ये वाला मून है ये भी एक स्पेसिफिक मून है, ये भी किसी और प्लैनेट का मून नहीं है, किसी और प्लैनेट के मून पे स्टेप नहीं किया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, एक स्पेसिफिक मून पे स्टेप किया था. तो यहाँ पे भी मून क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे हम जो है इंटरचेंजिंग कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन में करते हैं डिपेंडिंग ऑन वो एक ब्रॉडर ग्रुप को डिस्क्राइब. अब क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो एक ब्रॉडर ग्रुप को भी डिस्क्राइब करते हैं बट एट द सेम टाइम स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट या एक चीज की स्पेसिफिसिटी भी डिस्क्राइब करते हैं. तो इस हिसाब से उसका कॉन्टेक्स्ट जाना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है मटेरियल नाउन. इट रेफर्स टू अ मटेरियल और अ सब्सटेंस from which things are made such as silver, gold, iron, cotton, diamond and plastic. So now कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक ऐसे मटेरियल को डिस्क्राइब करे जिसमें से कोई चीज बन रही है. फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी किससे बनती है, गोल्ड से, सिल्वर से, है ना. डायमंड की भी ज्वेलरी होती है. फिर उसके बाद क्लोथ्स किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं. ठीक है, पॉलिएस्टर से बनते हैं, सिल्क से बनते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद फर्नीचर किससे बनता है, वुड से बनता है. एल्मीरा किससे बनती है, स्टील से बनती है. ठीक है, तो उस हिसाब से ये सारे चीज जो है मटेरियल के फॉर्म में यूज होते हैं. बट नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जो मेरा क्वेश्चन पहले भी था, क्या मटेरियल नाउन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मटेरियल नाउन ही होगा? तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस लिखती हूँ. फर्स्ट मैं लिखती हूँ दिस टी शर्ट
इज मेड ऑफ कॉटन। ठीक है, दूसरी मैं सेंटेंस लिखती हूँ, दिस इज अ कॉटन प्लांट। एक और यहां पे मैं लिखती हूँ, दिस सोफा इज मेड ऑफ वुड। और यहीं पे चौथा सेंटेंस लिख देती हूं मैं, वी मस्ट प्रिजर्व वुड, या वी मस्ट प्रिजर्व वुड की जगह वी मस्ट नॉट कट वुड। ठीक है, अब पहला सेंटेंस देखो, दिस टी शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। यहाँ पे कॉटन कोई चीज बना रहा है, एक टी शर्ट एक ऑब्जेक्ट है, एक पीस ऑफ गारमेंट है, जिसको जो किससे बन रही है, आपकी कॉटन से बन रही है। तो कॉटन आपका क्या हो गया, इसमें मटीरियल नाउन हो गया, क्योंकि कुछ बन रहा है इससे, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ दिस इज अ कॉटन प्लांट, मैं एक स्पेसिफिक प्लांट की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्लांट क्या है, प्लांट आपका कॉमन नाउन है, बट जब मैं कॉटन प्लांट की बात कर रही हूँ, मैं एक स्पेसिफिक प्लांट को नाम दे रही हूँ। मैं एक प्लांट जो कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स को या डिफरेंट जो पौधे हैं उनका एक इन जनरल एक नाम है, उसको मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ बाय नेमिंग इट एज अ कॉटन प्लांट। जब मैं कॉटन प्लांट बोलती हूँ तो मैं बिल्कुल स्पेसिफाई करती हूँ कि इस प्लांट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्लांट दिखता कैसा है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। ये तो आ गया प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस सोफा इज मेड ऑफ वुड। तो सोफा किस चीज से बन रहा है, वुड से बन रहा है। तो वुड क्या आ गया आपका, वुड यहाँ पे आपका आ गया मटीरियल नाउन, क्योंकि इससे कोई चीज बन रही है। बट यही मैं बोल दूं, वी मस्ट नॉट कट वुड, तो यहाँ वुड क्या आ गया आपका। अब वुड डिफरेंट तरह की भी हो सकती है, टीक भी हो सकती है, साल भी हो सकती है, सैंडलवुड भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ वुड क्या आ गया आपका, कॉमन नाउन आ गया, क्योंकि ये एक लार्जर ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ चीजों को ये नाम दे रहा है, तो ये कॉमन नाउन आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम जो है वो आपका डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन, ये भी नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या होता है कलेक्टिव नाउन। कोई भी ऐसा नाउन जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को नाम दे। अब ये कॉमन नाउन से डिफरेंट है, कॉमन नाउन एक ग्रुप को नाम नहीं दे रहा, बट बहुत सारी सिमिलर चीजें जो हैं, बहुत सारी सिमिलर चीजों को एक साथ एड्रेस करने के लिए हम लोग कॉमन नाउन को यूज करते हैं। बट अगर डिफरेंट, मान लीजिए आप एक ग्रुप ऑफ पीपल है स्पेसिफिकली, ठीक है, उसको ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर ग्रुप ऑफ कोई एनिमल है, इन सबको जब हम नाम देते हैं तो हम इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, ऑडियंस बाय डिफॉल्ट हम क्या समझ में आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ कोई चीज देख रहे हैं या विटनेस कर रहे हैं। टीम, टीम क्या होती है, टीम आपकी होती है जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल साथ में मिलकर एक काम करते हैं, तो वो आपका आ गया टीम। ठीक है, कमिटी, कमिटी आपकी क्या हो जाएगी, जैसे कोई भी अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको एक सर्टेन टास्क जो है वो असाइन किया गया है, और गवर्नमेंट तो यू नो अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि देश को चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको सिर्फ फील किया जा सके। ठीक है, आप उसको टच नहीं कर सकते, बट जिन चीजों को भी आप टच नहीं कर सकते उनका कुछ नाम तो होता ही है। अगर आप कोई चीज फील भी कर रहे हो, अगर आपको दुख लग रहा है तो दुख क्या है, उस फीलिंग का नाम है ना। आप अगर किसी को बोलोगे यार मुझे कुछ फील हो रहा है, तो सामने वाले को क्या मालूम कि आपको क्या फील हो रहा है, बट जब आप उसको बोलोगे कि यार मुझे दुख फील हो रहा है, तो उसको समझ में आएगा अच्छा इसको दुख फील हो रहा है, ये सैड है, अपसेट है। अगर आप बोलोगे मुझे खुशी हो रही है, आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा इसको ये फीलिंग हो रही है। तो फीलिंग्स के भी कुछ नाम होते हैं, तो उसी हिसाब से जैसे लव, फियर, हेट, एंगर, रिस्पेक्ट, ये आपके कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या है, जैसे कभी कभी कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना वो वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। अगर आप लव को देखो, मैंने आपको वर्ब के बारे में क्या बताया था, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन को डिस्क्राइब करे, ठीक है। तो अगर मैं लव लिखूं, आई फील लव्ड, तो मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे एक इमोशन फील हो रहा है, तो ये लव्ड क्या आएगा इसमें, ये आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट अगर मैं लिखूं आई लव डांसिंग, ठीक है, या फिर ये लिखूं कि ही लव्स हर, तो इसमें लव्स क्या है, इसमें लव जो है वो आपका वर्ब है, क्योंकि वो एक एक्शन कर रहा है। मे बी इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट एक्शन, बट वो एक एक्शन कर रहा है, ही लव्स हर, ठीक है। तो इस केस में कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है वो वर्ब का फॉर्म ही ले लेते हैं, ठीक है। अब टुवर्ड्स द एंड जब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर नाउन्स के बारे में, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कोई नाउन है उसको एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज करना है। चलो अगर अब हमने बात कर ली है तो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक मटेरियल नाउन ले लूँ, गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड आपका प्रॉपर नाउन भी है, ठीक है, ये आपका मटेरियल नाउन भी है। अगर मुझे इसको एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, गोल्डन। गोल्डन से ये क्या हो जाएगा, गोल्डन से ये कलर बन जाएगा, और किसी ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के कलर क्वालिटी को बताएगा। तो इस हिसाब से गोल्ड से गोल्डन हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। अगेन लव तो हमने डिस्कस कर दिया। एंगर, एंगर इज अ नाउन, बट अगर मैं लिखूं एंग्री, ही इज एंग्री, तो एंग्री क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, वो किसी पर्सन की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, ही इज एंग्री, हाउ इज ही इज एंग्री, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्ट, तो यहां पे अगर मैं रिस्पेक्ट को रिस्पेक्टफुल लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये किसी पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। अब ऑन द सेम हैंड अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई रिस्पेक्ट हर, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कर रही हूँ, बट मैं कोई एक्शन तो कर ही रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग। तो यहाँ रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ब का फॉर्म ले लेगा। अब आप देख रहे हो दो वर्ड्स हैं, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, बट ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, तो इसीलिए कोई भी चीज रट के कि ये वर्ड इस फॉर्म, ये ऐसी है तो ये नाउन है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट रेफर करता है। अब आई रिस्पेक्ट हर वर्ब का फॉर्म है आई हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंस हुई मुझे, और उस सेंस का नाम मैंने क्या दे दिया, रिस्पेक्ट, कि मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फील हुई, एक सेंस, कुछ कोई एक फीलिंग हुई मुझे, उस फीलिंग का नाम मैंने क्या दे दिया, रिस्पेक्ट। इस केस में ये क्या है, इस केस में ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिफरेंट नाउन्स जो होते हैं उनका क्या कॉन्टेक्स्ट और किस कॉन्टेक्स्ट में वो कौन सा फॉर्म लेते हैं। चलो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं नंबर्स ऑफ नाउन। अब ठीक है, कोई भी चीज होती है, या तो वो सिंगुलर होती है या तो वो प्लूरल होती है, ठीक है। तो अब हम कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स जो है वो डिस्कस करेंगे, नॉट द कन्वेंशनल वंस, बट कुछ ऐसे नाउन्स जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। अब सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, वन, ये तो सबको पता ही है कि एक सिंगल थिंग को डिस्क्राइब करता है, जैसे बॉय, टेबल, मैन, गर्ल। और प्लूरल क्या होते हैं, जो एक या जो एक से ज्यादा पर्सन या थिंग या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो एक से ज्यादा हो उसको डिस्क्राइब करें, जैसे बॉयज, टेबल्स, गर्ल्स या मैन, ठीक है। नाउ मैन का प्लूरल फॉर्म इज मेन, ठीक है। वुमन का प्लूरल नाउन इज विमेन, ठीक है। फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस। दीज आर सम वर्ड्स जो कि कन्वेंशनली जो है वो, अब मैंस को हम मैंस नहीं लिखेंगे, कोई भी डिजायर टू लर्न का बच्चा मैंस को मैन का प्लूरल मैंस या वुमेन का विमेन्स नहीं लिखेगा, वुमेन्स इज रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। अब
सिमिलरली जब ऐसी चीजें हो गई तो कुछ वर्ड जो होते हैं वो अपना सिंगुलर फॉर्म ही रिटेन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं हेयर की, तो हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है, कोई हेयर्स नहीं बोलेगा उसको। स्पेशली कोई डिजायर टू लर्न का बच्चा उसको हेयर्स नहीं बोलेगा। हेयर का प्लूरल फॉर्म हेयर ही होता है, ठीक है। सिमिलरली डियर, डियर जो एनिमल होता है डियर, उसका प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होता है, कोई भी उसको डियर्स नहीं बोलेगा। फिश, ये नोट कर लो साथ साथ, फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही होगा। फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म फर्नीचर ही होगा, ठीक है। बट नाउ इसमें कैच है, अगर मैं सेम तरह के हेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हेयर का फॉर्म हेयर ही होगा। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर फॉलिंग डाउन, तो वैसे तो मेरे एक से ज्यादा बाल गिर रहे हैं, बट उसका प्लूरल फॉर्म क्या है, हेयर ही होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर फॉलिंग डाउन, ठीक है। या फिर देयर वाज अ लॉट ऑफ हेयर लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर आफ्टर आई कोम्ड। बट अगर मैं बात करूं दो डिफरेंट बालों की, ठीक है, अगर मैं लिखूं मान लो मैं इंग्लिश पीपल एंड इंडियन पीपल, इनके बालों की बात करूं, ठीक है, तब मैं क्या लिखूंगी, द हेयर्स ऑफ इंडियंस एंड इंग्लिश आर डिफरेंट इन कलर, डिफरेंट इन कलर, ठीक है। तो ये चीज आप नोट रखना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब भी हम उन बालों की बात करते हैं जो कि एक सिमिलर तरीके के बाल हैं, जैसे मेरे सर के बाल हैं, ठीक है, या अगर मैं बोलूं कि मॉनसून में बाल तो झड़ते ही हैं, ठीक है, इट इज फॉलिंग ऑफ हेयर इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना ड्यूरिंग द मॉनसून्स, ठीक है। फॉलिंग ऑफ हेयर is a common phenomena during monsoons, ठीक है। तो मैं बालों की बात कर रही हूँ इन जनरल, सबके सर पे बाल होते हैं, सिमिलर ही बाल होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। बट जहां पे मेरा मतलब होगा कि नहीं दो बालों को डिस्टिंग्विश करना आपस में, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया कि इंग्लिश पीपल और इंडियन पीपल, इंग्लिश पीपल यूजुअली ब्लॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या लिख दिया, उस केस में मैंने लिख दिया द हेयर्स ऑफ इंडियन एंड इंग्लिश आर डिफरेंट इन कलर। सिर्फ उस केस में हम लोग हेयर्स यूज करेंगे, अदरवाइज हम हेयर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली डियर्स फर्नीचर और फिश के साथ भी है, जब हम लोग सेम तरह के, जैसे अगर मैं लिखूं कि वी फेड द फिश इन द पॉन्ड, ठीक है, या फिर आई हैव एन एक्वेरियम फुल ऑफ फिश, तो मैं एक सेम तरह की फिश को डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक इन जनरल एक फिश को एक एनिमल की तरह ट्रीट कर रही हूँ, जैसे वी फेड फिश इन द पॉन्ड, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी फिशेस जो कि पॉन्ड में ही प्रेजेंट है उनकी बात करूं। बट अगर मैं लिखूं कि शार्क एंड ब्लू व्हेल, यहाँ पे मैं लिखूं शार्क एंड गोल्ड फिश आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, सिर्फ इस केस में मैं फिशेस का यूज करूंगी, अदरवाइज ये फिश के फॉर्म में ही यूज होगा। और सिमिलरली अगर फर्नीचर्स की बात करूं, तो मैं अगर मुझे लिखना है कि आई बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर फ्रॉम माई हाउस, फॉर माई हाउस। बट यही अगर मुझे लिखना है कि सोफा एंड बेड आर टू डिफरेंट फर्नीचर्स, क्या सिर्फ इस केस में मैं फर्नीचर्स का यूज करूंगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका एक प्रॉबेबली पीडीएफ फॉर्म हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। अब ये कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ब्रदर इन लॉ, ये पहले तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रदर इन लॉ है क्या। ये एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या चीज होती है, कोई भी ऐसा वर्ड जो, कोई भी ऐसा नाउन जो कि दो ऐसे वर्ड से मिला हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो। जैसे मैं देखूं हार्ड वर्क,
हार्डवर्क को अगर मैं देखूं, ये हार्डवर्क 2 वर्ड से बना है। हार्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिजिड, जो कि सख्त होती है कोई चीज, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वर्ड। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। ठीक है, इसको मैं ऐसे हिंदी में लिख देती हूँ, मजबूत और काम। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है हार्डवर्क। बट ऑन व्हेन वी पुट इट टुगेदर, तो इसका मतलब क्या होता है? मेहनत करना, है ना। ये 2 डिफरेंट वर्ड से बना है, जो ऑलरेडी इंडिविजुअली भी जिनका एक अलग मीनिंग है, बट व्हेन कंबाइंड इसका एक सेपरेट मीनिंग हो जाता है। ठीक है, अब ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर एक वर्ड एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, इसका एक इंडिविजुअल मीनिंग है। लॉ का भी एक अलग मीनिंग है, बट व्हेन वी टुगेदर पुट इट, तो इसका क्या मतलब होता है? आपके हस्बैंड का भाई या फिर आपकी वाइफ का भाई। ठीक है, तो अब इसमें क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी बार लोग ब्रदर इन लॉ को का प्लूरल फॉर्म लिख देते हैं ब्रदर इन लॉज, क्योंकि हमें आदत है ना लास्ट वर्ड को प्लूरल करने की। लुकर अप को लुकर, मतलब हम लोग लुकर अप्स बोल देते हैं। रनर अप का प्लूरल हम लोग रनर अप्स बोल देते हैं, तो इट इज रॉन्ग। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म इज ब्रदर्स इन लॉ। वाइस एडमिरल का है वाइस एडमिरल्स। कोर्ट मार्शल का है कोर्ट्स मार्शल। ठीक है, नॉट कोर्ट मार्शल्स, कोर्ट्स मार्शल। ठीक है, रनर अप का है रनर्स अप। एंड लुकर अप का प्लूरल क्या हो गया? लुकर्स अप। ठीक है, तो अगर मुझे ये बोलना है कि मिताली स्टूड फर्स्ट एंड दिव्या एंड रुचिका वर द रनर्स अप, नॉट रनर अप्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ और ऐसे वर्ड हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट, जो लगते, जिनका प्लूरल फॉर्म में सिंगुलर ही लगता है, बट ये एक्चुअली में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ऑक्स, ऑक्सिन। ठीक है, डेटम का है डेटा। डेटा तो सबने सुना ही है ना, हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि डेटा है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में होता है तो हम उसको डेटा बोलते हैं। बट एक सिंगुलर, जो भी डेटा का जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम डेटम बोलते हैं। मीडियम, मीडिया। स्ट्रेटम, स्ट्राटा। इंडेक्स, इंडाइसेस। फॉर्मूला, फॉर्मूले। ठीक है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना फॉर्मूला, तो आई हैव रिवाइज्ड ऑल द फॉर्मूले। ठीक है, नॉट ऑल द फॉर्मूलाज। आई हैव रिवाइज्ड ऑल द फॉर्मूलाज इज रॉन्ग, आई हैव रिवाइज्ड ऑल द फॉर्मूले। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना जो इतना मिस नोमर हो चुका है, उनमें हम इतना गलत बोलते हैं कि अब हमको वो गलत ही सही लगता है कि हाँ यार यही तो होगा। फॉर्मूलाज इन जनरल ही इतनी मिस्टेक्स हैं, कितनी सारी बुक्स, प्रिंटेड बुक्स में ये मिस्टेक्स होती हैं। कितने लोग जो है इसको गलत बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे से ही इतना गलत से चलता है। ठीक है, लैक्यूना, लैक्यूना इज अ स्मॉल स्पेस। ठीक है, तो लैक्यूना का प्लूरल हो गया लैक्यूने। एल्यूमिनस, एल्यूमिनाई। कॉरिगेंडम, कॉरिगेंडा। इरेटम, इरेटा। सिलेबस, सिलेबाई। ठीक है, तो ये वर्ड्स कुछ लर्न कर लीजिए। इसके अलावा भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको यू टू डू नथिंग, आपको सिर्फ इसको लर्न करना है। ठीक है, इसको सिर्फ लर्न करना है, क्योंकि काफी बार क्या होता है, या तो स्पेलिंग फॉर्म में पूछ लेते हैं या फिर वही आपको लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, यही लिख दिया, शी woke up in the middle of the night to revise all the formulas। ठीक है, और बताएंगे बताओ एरर क्या है, तो आप क्या करोगे? चुपचाप से जाके मार्क कर दोगे नन ऑफ दीज। बट वो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसमें एरर क्या है? फॉर्मूलाज का प्लूरल फॉर्म में जो है मिस्टेक है। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स हम लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं रूल्स। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
क्योंकि आपके जो एरर्स है ना वो तब तक बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे जब तक आपको फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज देख लेते हैं, क्या रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला रूल है आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर मटीरियल नाउन्स। तो हमने मटीरियल नाउन्स यूज किए, डिस्कस किए मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसे नाउन्स जो कि किसी चीज को बनाने में यूज होते हैं। तो अगर मैं बोलूं मान लो कॉटन, दिस टी शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। ठीक है, तो ये कॉटन क्या है, मटीरियल नाउन है। तो मैं ये नहीं लिखूंगी दिस टी शर्ट इज मेड ऑफ अ कॉटन, इज मेड ऑफ द कॉटन। ठीक है, वो नहीं लिखूंगी। इसके आगे कोई भी आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, ए, एन एंड द, ये आपके 3 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी मटीरियल नाउन के ऊपर के सामने जो है आर्टिकल यूज नहीं करूंगी। अब मान लो जैसा हमने डिस्कस किया था पहले कि क्या मटीरियल नाउन हर केस में मटीरियल नाउन होता है या नहीं होता है, या जो भी है। ठीक है, अब आप जो बच्चा जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा होगी, मान लो अगर एक सेंटेंस लिखा जाता है दिस इज अ कॉटन टी शर्ट। अब आपका अंडरलाइंड है क्या, कॉटन। ठीक है, कॉटन अंडरलाइंड है आपका, और आपको बताया है 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। वैसे तो नाउन के टाइप्स पे क्वेश्चन ही आते हैं, जनरली नाउन आता है, बट फिर भी अगर आपको दे दिया जाता है ये क्या है, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, कॉमन नाउन, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो भी बच्चा जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी वो सीधा समझ जाएगा कि इसके आगे अ लगा हुआ है तो ये मटीरियल नाउन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने एक टी शर्ट की डिटेलिंग डिस्क्राइब की है, हमने एक टी शर्ट को नाम दिया है, ये टी शर्ट है। टी शर्ट क्या है, कॉमन नाउन है आपका, एक पीस ऑफ गारमेंट है आपका, एक लार्जर ग्रुप ऑफ गारमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो टी शर्ट क्या है, कॉमन नाउन है बस, बट मैंने उस टी शर्ट को नाम दे दिया। कैसे नाम दे दिया, कॉटन की है। जब मैंने कॉटन की टी शर्ट बोल दी तो मैंने उसका टाइप, टेक्सचर, ठीक है, प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर दी मैंने। तो इस केस में कॉटन क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है। मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। ठीक है, तो आई विल नेवर से कि गोल्ड्स आर यूज टू मेक नेकलेस, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगी दिस इज अ डायमंड्स नेकलेस। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं नहीं बोलूंगी कि आई एम फीलिंग लव्स फॉर यू। ठीक है, या फिर आई लव्स यू। मैं इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर कोई भी मटेरियल नाउन है उसको प्लूरल में कभी नहीं बोलूंगी। ठीक है, सो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अ सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे कलेक्टिव नाउन हमने डिस्कस किए थे ना कि ग्रुप ऑफ पीपल का नाउन होता है। तो अब जैसे जूरी है, जूरी एक ग्रुप है। ठीक है, आप इसको बहुत सारे लोगों की तरह नहीं देखते हो ना। जब आप ग्रुप बोलते हो तो हम क्या बोलते हैं, देयर वर 3 ग्रुप्स, देयर वर 4 ग्रुप्स, देयर वाज 1 ग्रुप। तो ग्रुप को एज अ कॉमन देखते हो आप। जब आपने एक सेट ऑफ पीपल को एक कलेक्टिव टर्म दे दी तो आप उसको टर्म वाइज देखोगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। बट जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि अगर कोई भी प्लूरल, जैसे फिश का जो प्लूरल फॉर्म है वो तब हम लोग
फिशेज लेते हैं, जब हम दो डिफरेंट फिशेज के बारे में बात करते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, उसी हिसाब से अगर मुझे बोलना है द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ जजेस को हम ज्यूरी बोलते हैं। तो द ज्यूरी हैज गिवन अ वर्डिक्ट, अगर वो ज्यूरी जो है वो अग्री कर रही है एक डिसीजन पे, अग्रीज ऑन वन डिसीजन, या उस पूरी ज्यूरी का जो है एक कलेक्टिव डिसीजन है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी? द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बट अगर उस ज्यूरी में एक कलेक्टिव डिसीजन नहीं है और उस ज्यूरी में लोगों के या जजेस के जो ओपिनियंस है वो डिफरेंट है, तो उस केस में क्या करूंगी? द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ठीक है, उस केस में मैं प्लूरल ले लूंगी, ठीक है। या फिर मैं बोलूंगी द मिनिस्ट्री हैज कलेक्टिवली पास्ड द बिल। अब इस केस में क्या है? मिनिस्ट्री ने एक ही डिसीजन लिया है, देव अग्रीड ऑन पासिंग द बिल, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? हैज। बट अगर उनका आपस में एक कंबाइंड डिसीजन नहीं है और वो कलेक्टिवली जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो द मिनिस्ट्री आर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये प्लूरल फॉर्म ले लेगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, द टीम हैज परफॉर्म्ड टू इट्स पोटेंशियल, ठीक है, टीम ने कलेक्टिव मिलके खेला है, एक साथ मिलके खेला है, एक साथ एक प्रॉपर गोल की तरफ वर्क किया है। बट अगर मैं बोलूं द टीम अगर मुझे इस रिस्पेक्ट में बात करनी कि टीम आपस में डिवाइडेड है, तो मैं क्या इधर लिख दूंगी? उस केस में फिर टीम मेंबर्स आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। अब जैसे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब जैसे आप कंसिडर करो आर्मी, जूरी, टीम, ठीक है, ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को डिनोट करते हैं, लिविंग बीइंग्स को डिनोट करते हैं। नेचुरली इसमें जो लिविंग बीइंग्स होंगे उनका कुछ जेंडर होगा। बट अगर मैं आर्मी की बात करूं, आर्मी में क्या हो सकता है? मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, सिमिलरली विद टीम और जूरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी लिविंग बीइंग का एक कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो उसको हम जेंडर न्यूट्रल यानी इट बोलते हैं। तो जब भी मैं आर्मी को रिप्लेस करूंगी किसी प्रोनाउन के साथ, तो मैं क्या यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी इट, ठीक है, क्योंकि यूजुअली तो हम कलेक्टिव नाउन्स को, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, यूजुअली तो हम उसको सिंगुलर नाउन से ही रेफर करते हैं ना, तो इसका प्रोनाउन भी क्या होगा? जेंडर न्यूट्रल होगा। अगर मैं जूरी की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं जूरी की बात करूं, अगर मैं प्लूरल फॉर्म में कर रही हूँ कि जूरी वर ऑफ मतलब उन जो जूरी है उनके ओपिनियन में डिफरेंस है, द जूरी वर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, द जूरी वर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, डैश फेल्ट ही शुड नॉट बी एक्विटेड। तो यहां पे क्या आएगा? दे, जेंडर न्यूट्रल है ना, दे, आपको दे नहीं पता फीमेल है मेल है, तो जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगेन आई रिपीट कि जब भी हम किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो यूजुअली वो एक सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो लेते हैं, बट ओनली व्हेन दे आर नॉट ऑफ अ कॉमन ओपिनियन, या फिर वो डिवाइडेड है इन देयर ओपिनियन और थॉट्स, तो हम उसमें प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। अब यंग चिल्ड्रन एंड एनिमल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेबी, एलिफेंट, लायन, ठीक है, ये सब जो है इनका प्रोनाउन क्या आएगा? इट, दे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं देयर वर अ लॉट ऑफ बेबीज in the nursery
they were all crying. ठीक है, तो जेंडर न्यूट्रल. या फिर the baby was playing, it was happy. ठीक है, बट अब इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? अगर मैं लिखूं यही सेम सेंटेंस ले लूं, ठीक है, बट मैं यहाँ पे द बेबी की जगह लिखूं द बेबी गर्ल. द बेबी गर्ल वॉज प्लेइंग. तो नाउ व्हाट? नाउ मैंने इस बेबी का जेंडर इधर स्पेसिफिक कर दिया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि इस बेबी का जेंडर क्या है? गर्ल. तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगी? शी. मैं उसका जेंडर का प्रोनाउन यूज करूंगी. सिमिलरली अगर मैं डॉग की बात करूं, ठीक है, द डॉग स्टार्टेड barking when it saw the thief. ठीक है, अब इसमें डॉग है, तो डॉग क्योंकि एक एनिमल है, तो इसमें हम लोग इसका प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? जेंडर न्यूट्रल. अगर मैं मैं यहाँ पे द की जगह लिख दूं माई डॉग, ठीक है, माई डॉग, तो मैं यहाँ पे फिर क्या कर दूंगी? अपना जो भी, अगर मेरा डॉग मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर. ठीक है, तो माई डॉग स्टार्टेड बार्किंग व्हेन ही सॉ द थीफ. ठीक है, तो ये कुछ आपके एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि अगर जेंडर ऑलरेडी स्पेसिफाइड हो इन एनिमल्स के साथ में या फिर बेबीज के साथ में, तो फिर आप क्या करोगे? उसके बाद आप उनका जेंडर का प्रोनाउन ही यूज करोगे, क्योंकि उस केस में इनका जेंडर स्पेसिफाई हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं. When objects without life are personified, they are considered either masculine or feminine. ये तो बहुत obvious सी बात है. Personification क्या होती है? Personification basically it's known as a poetic device. ये एक ऐसी poetic device है जिसमें हम नॉन लिविंग बीइंग, जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको एक लिविंग एक्शन के साथ डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, The leaves were dancing with joy. Dancing with joy. The night was screaming. ठीक है, The water was running. ठीक है, अब लीव्स ऑब्वियसली डांस तो नहीं करते, ना ही रात स्क्रीम कर सकती है और ना ही वाटर भाग सकता है. तो कभी कभी हम लोग पोएम्स में ये चीज यूज कर लेते हैं. इन जनरल भी हम सेंटेंसेस में ये चीज, नॉट जस्ट पोएम्स बट इन जनरल भी सेंटेंसेस में हम ये चीज यूज कर लेते हैं टू ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, या तो एम्फेसिस, ब्यूटिफिकेशन, ह्यूमर. ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम लोग ये पर्सोनिफिकेशन जो है कर लेते हैं. बट अगर हम किसी चीज को पर्सोनिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको या तो एक मैस्कुलिन जेंडर देते हैं या फिर एक फेमिनिन जेंडर देते हैं. अब अगर मैं अर्थ की बात करूं तो हम कभी कभी अर्थ को मदर अर्थ भी लिखते हैं. ठीक है, मदर अर्थ इज काइंड, शी गिव्स warmth. ठीक है, मदर अर्थ इज काइंड, शी गिव्स warmth. तो अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज को पर्सोनिफाई करूं तो उसके आगे क्या प्रोनाउन यूज होगा? तो जो भी चीज सॉफ्ट, टेंडर, वार्मथ ऐसी चीजें प्रोवाइड करती हैं उनके साथ में हम लोग फीमेल प्रोनाउन यूज करते हैं. और कोई भी चीज जो रोग हो या फिर रफ हो, ठीक है, रिजिड हो, जिसमें एक एंगर हो, ठीक है, वो चीज हम लोग क्या यूज करते हैं? उसमें हम लोग मेल प्रोनाउन यूज करते हैं. अगर मैं माउंटेन की बात करूं कि द माउंटेन विथ ऑल इट्स ग्लोरी स्टूड हाई. तो माउंटेन क्या है? एक सिंबल ऑफ रिजिडनेस है, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, एक रोग
चीज को डिस्क्राइब करता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हिज का प्रोनाउन देंगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग दैट इज पेयर, डजन, स्कोर, 100, thousands, etc. when used after number retains their singular form. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्स की, सॉक्स की, ठीक है, रन्स की, या फिर ग्रेप्स की, बनाना की, तो हम ऐसे तो नहीं जाते ना शॉप पे कि भैया 1 किलो अंडे दे दो। हम क्या बोलते हैं, 1 डजन अंडे दे दो। सॉक्स हम कभी बोलते हैं कि मेरे 2 सॉक्स नहीं मिल रहे, हम क्या बोलते हैं, मेरे सॉक्स का पेयर नहीं मिल रहा। ठीक है, ग्रेप्स भी हम किस में लेते हैं, बंच में लेते हैं। बनानास किस में लेते हैं, अगेन डजन्स में लेते हैं। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर इन यूनिट्स, जैसे डजन है, डजन है, अगर मैं डजन के आगे 1 लगा दूं, या मैं डजन के आगे 2 लगा दूं, या मैं 3 लगा दूं, तो ये जो डजन है ना, ये डजन्स नहीं होगा, फिर ये डजन ही होगा। गिव मी 2 डजन एग्स। ठीक है, क्योंकि 2 डजन को हम एक कलेक्टिव यूनिट लेंगे, 2 डजन एग्स। बट अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसके आगे नंबर ना लगाऊं, ठीक है, अगर मैं डजन के आगे नंबर ना लगाऊं, I ate dozens of eggs। ठीक है, he scored, अच्छा अब मैं यहां पे लिखती हूं he scored 2000 runs। बट अगर मुझे 2000 ना लिखना हो तो मैं लिखूंगी he scored hundreds of runs। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो, 10 पेयर, 5 डजन, 2 स्कोर, 600, 3000, 1 लाख, 10 करोड़, 8 मिलियन, 10 बिलियन। अगर मैं लिखूं आई अर्न 10,000 रुपीज। ठीक है, और यहां पे मैं लिखूं आई स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, माई फ्रेंड बॉट 2 डजन eggs from the market, not 2 dozens eggs। ठीक है, now the quantity is mentioned before the dozen, so we have put it in singular forms। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं my friend bought dozens of eggs from the market, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे quantity नहीं मेंशन की गई है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो मैंने अभी ऊपर मेंशन भी किया, सुनील गावस्कर स्कोर्ड thousands of runs in his cricketing career। अगर मैं लिखती कि सुनील गावस्कर स्कोर्ड मान लो x नंबर ऑफ रन्स, ठीक है, जैसे मैंने एक क्वांटिटी लिख दी तो मैं क्या लिखती, सुनील गावस्कर स्कोर्ड x, मान लो x एज इन 1000, आई नो 1000 नहीं होंगे बट स्टिल जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रन्स इन हिज क्रिकेटिंग करियर। ठीक है, तो अब ये लास्ट रूल हम देख लेते हैं, सम प्लूरल फॉर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन सिंगुलर लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो प्लूरल दिखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है ना, इसमें एस लगा है, स्टैटिस्टिक्स में एस लगा है, तो हमें लगता है कि ये प्लूरल है, बट व्हेयरएज ये एक सिंगुलर वर्ड है। अब मैं ऐसे तो नहीं लिखती ना, मैथ्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा तो मैं नहीं लिखती। ठीक है, या फिर सिमिलरली इकोनॉमिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट और मैथ्स आर एन इजी सब्जेक्ट, तो मैं क्या लिखती हूँ, मैथ्स इज एन इजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स में कैसे लिखती हूँ, जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर बॉडी। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं लिखूंगी जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर बॉडी, उस केस में क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब मैं डिजीजेस की बात करूं, मीजल्स, रेबीज, मम्प्स, रिकेट्स, मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगी रिकेट्स आर द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी, ऐसा तो नहीं लिखूंगी ना, मैं क्या लिखूंगी, रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। Similarly,
न्यूज, लिसनिंग न्यूज, गिव्स इंफॉर्मेशन। गिव इंफॉर्मेशन तो नहीं लिखूंगी ना, अगर गिव इंफॉर्मेशन लिखती तो इसका क्या मतलब था, न्यूज को मैंने एक प्लूरल वर्ड की तरह यूज किया है, ठीक है। नाउ अगेन इनिंग्स, इसको स्टार मार्क कर लो, ये ना सीडीएस में आया हुआ है एरर में, ठीक है। अब इसमें मोस्टली बच्चे क्या लिखेंगे, इनिंग्स देखेंगे ना, चलो मैथ्स स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स ये तो आपने देखे हुए वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इनिंग्स देखोगे ना तो पता है क्या लिख दोगे, वहां पे सेंटेंस आएगा द इनिंग्स वर वेरी एक्साइटिंग। तो आप पता है क्या करोगे, आप इसमें लिख दोगे देयर इज नो एरर इन दिस, आप ये क्वेश्चन ऑप्शन मार्क कर लोगे जो कि गलत हो जाएगा। इनिंग्स एक सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ क्या लिखोगे, द इनिंग्स वाज वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। सिमिलरली विद द सीरीज, जब हम सीरीज की बात करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर क्रिकेट की सीरीज आती है, तो उसको भी हम लोग इस के फॉर्म में ही जो है रेफर करते हैं, ठीक है। ना इसके साथ एक और चीज जिसको आप, मैं चाहती हूँ कि आप स्टार मार्क कर लो, पहले उसके लिए मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है जो चीज काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जो चीज नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल। इसके एग्जांपल एप्पल, ऑरेंज, एग्स, अल्फाबेट, ठीक है। अब ये जो अल्फाबेट वर्ड है ना, इसको स्टार मार्क कर लो। हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ और ये ए टू जेड, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या है, ये लेटर है, ये अल्फाबेट्स नहीं है। अल्फाबेट एक पूरी ए से जेड की जो ये सीरीज है, इस पूरी सीरीज फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है, जो आपका पूरा कंप्लीट ए बी सी डी ई एफ जी एच टू जेड जो है, उस कंप्लीट को हम बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है कि कोई छोटा बच्चा जिसने अल्फाबेट लिखने सीख लिया, तो आप क्या लिखेंगे, ही हैज लर्नड हाउ टू राइट अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स गलत है, टोटली गलत है, अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट्स में ये नहीं आएगा। तो फ्रॉम ए टू जेड जब आप बात करोगे तो ये एक पूरा अल्फाबेट सिस्टम है जिसको हम अल्फाबेट ही लिखते हैं। बट अगेन जो हमने डियर फिश में डिस्कस किया था, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए टू जेड और क से ग्य, ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट अल्फाबेट सिस्टम है। तो अगर मुझे इन दोनों को अलग अलग लिखना है तो मैं लिखूंगी A to Z and K to Gyo are two different alphabets। इस केस में मैं फिर अल्फाबेट्स जो है वो यूज करूंगी, अदरवाइज इसको अल्फाबेट ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक नोट कर लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपको, बहुत एक कंफ्यूजिंग जो है वर्ड है, ठीक है। अब सिमिलरली अनकाउंटेबल में क्या आएगा, लव, हेट, एडवाइस, ठीक है, सीनरी, उसके बाद ट्रबल, उसके नोट कर लो साथ साथ में ना, ठीक है। अब्यूज, मेनली आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या फिर कोई ऐसी कॉमन नाउन्स जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपने कभी ऐसा तो नहीं बोला ना कि मुझे तुम पे 2 किलो प्यार आ रहा है, ठीक है, या मुझे 10 किलो नफरत है तुमसे, या मुझे आज 3 लीटर रोना आ गया, या फिर मुझे यार 2 डजन एडवाइस दे दो, तो ऐसा तो नहीं बोलते। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो ये एक और चीज जो है मेंशन कर लेना, अल्फाबेट वाला तो आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना और उसको याद। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, हमने जैसे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि हम हर जो भी टॉपिक है उसके एंड में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और जो नया पैटर्न है जिसमें पेयर ऑफ वर्ड्स है, पेयर्ड वर्ड्स है कंफ्यूजिंग वाले, वो और इडियम्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इसका ना एक पैटर्न है करने का, हम लोग रोज कुछ ना कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे, उसके सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ डिस्कस करेंगे,
बट उसका प्रॉपर करने का तरीका क्या है कि अभी जब ये क्लास आप देख लेंगे, खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको इन सब पे कम से कम हर वर्ड पे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे कम से कम 5 सेंटेंसेस देखकर बनाने हैं, ठीक है। अगर आपसे खुद से अभी नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप देख कर बना लीजिए, आप हेल्प ले लीजिए, बट 5 सेंटेंस तो आप फॉर्म करिए ताकि आपको इनका यूजेज जो है ना वो समझ में आ जाए, ठीक है, यूजेज समझ में आ जाए इनका। फिर आप, आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या कहीं से अपने आप के साथ भी जो भी कॉन्वर्जेशन करते हैं उनमें ये वर्ड्स को है ना इनको इंक्लूड करिए, ठीक है, इंक्लूड दीज वर्ड्स, तभी आपका जो बोलने का तरीका है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वर्ड का मतलब सब कुछ पता होता है बट हमको बोलना ही नहीं आता वो वर्ड, ठीक है, तो उससे प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स में भी हेल्प मिलेगी। आते हैं ना कभी कभी सीडीएस में स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चन, ऑल्टरनेट आ जाते हैं, किसी साल आते हैं किसी साल नहीं आते हैं, ठीक है, तो स्पेलिंग्स में भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो आप सोचो कि अगर हम एक क्लास में यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स, आज हमने 7 वर्ड्स किए, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम 5 वर्ड्स भी लेकर चले, ठीक है, एक क्लास में हम लोग 5 वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, एक हफ्ते में उस हिसाब से आपके 10 वर्ड्स हो गए, महीने के आपके 40 वर्ड्स हो गए, ठीक है, बट वो 40 वर्ड्स अकेले नहीं है, उनके साथ में आप इनके सिनोनिम्स भी पढ़ रहे हो, तो आप सोचो बाय द टाइम योर एग्जाम अप्रोचेस आप कितने सारे वर्ड्स जो है वो लर्न कर लोगे। बट प्रोवाइडेड यही है कि जो भी, अब जैसे अगर हफ्ते में 2 क्लासेस आ रही हैं, ठीक है, 2 क्लासेस में आपने जितने सिनोनिम्स सीखे उनको हफ्ते के एंड में, वीक एंड पे रिवाइज कर दो, फिर उसके बाद महीने के एंड में जितने पूरे 4 हफ्ते में आपने वर्ड सीखे हैं वो रिवाइज कर दो, ठीक है, और इस हिसाब से अपना रिवीजन प्लान करो, उनको यूज करते जाओ बार बार ताकि आपको ये निकले ना दिमाग से। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज अबेट, ठीक है, मीनिंग में साथ साथ लिखती जाऊंगी। तो अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। कोई भी ऐसी चीज जो कमजोर हो जाती है धीरे धीरे, उसको हम बोलते हैं अबेट, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या है? मॉडरेट, सबसाइड, डिजिस्ट, वीकन, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जो ये वर्ड्स है जैसे अबेट है, हो सकता है इसके सिनोनिम का मतलब एग्जैक्टली सेम ना हो, बट व्हेन यू यूज इट इन अ सेंटेंस, ठीक है, तो इसका सेम मतलब होता है। अगर अब मैं बोलूं द थंडर स्टॉर्म, ठीक है, अब जैसे अबेट का मतलब है लेस स्ट्रॉन्ग और सबसाइड का मतलब है हटना, ठीक है, टू जस्ट सबसाइड, टू गो अवे ग्रेजुअली, तो दोनों है तो डिफरेंट मीनिंग्स, बट अगर मैं लिखूं द थंडर स्टॉर्म अबेटेड, द थंडर स्टॉर्म सबसाइडेड, दोनों का एक ही मतलब है कि विद टाइम जो थंडर स्टॉर्म है वो चला गया, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये सिनोनिम्स है एग्जैक्ट के एग्जैक्ट आप लर्न कर लीजिए, ऑलमोस्ट वन वे और द अदर इनका मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो मॉडरेट, सबसाइड, डिजिस्ट एंड वीकन, और इसका एंटोनिम क्या होता है? एग्रवेट। एग्रवेट का मतलब होता है टू इंक्रीज, ठीक है। अब इसको एक सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अबेट के फॉर्म में एक सेंटेंस तो हमने देख ही लिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखें क्लाइमेट चेंज needs to be abated, ठीक है। तो इसमें अबेट का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज को कम होना चाहिए या फिर धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, ये हम लोग कहना चाहते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रवेट, ठीक है। एग्रवेट का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो अगर मैं लिखूं कि आफ्टर taking medicine the pain instead of reducing aggravated, तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ कि दवाई लेने के बाद दर्द कम होने के बजाय एग्रवेट हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? अब आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ना हर एक वर्ड से एक एक सेंटेंस आप लोगों ने लिखकर बनाना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है टू डिक्लेयर फ्री ऑफ गिल्ट, पनिशमेंट, ऑब्लिगेशन, या फिर सिंपली हम इसको बोलते हैं पार्डन, किसी को माफ कर देना। ठीक है, माफ कर देना या बोल देना कि किसी की गलती नहीं है, या उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या है? पार्डन, फॉरगिव, विंडिकेट, डिस्चार्ज, एक्विट। एक्विट वर्ड आया था ना इस साल आपका सीडीएस में, जिसमें सेंटेंस के डिफरेंट 4 यूजेस दिए हुए थे। ठीक है, तो एक्विट का मतलब क्या हो जाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, डिक्लेयर फ्री ऑफ गिल्ट या फिर डिक्लेयर फ्री ऑफ पनिशमेंट। तो एक्विट पर्टिकुलरली इज इन द सेंस ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, एंटोनिम क्या है इसका? कंपेल या फिर एक्यूज, किसी को फोर्स करना किसी चीज में, या फिर अक्यूज करना, या उसको बताना कि आपकी गलती है। ठीक है, इसको सेंटेंस फॉर्म में एक बार लिख कर देखते हैं। द prisoner was absolved of all charges. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एब्सॉल्व की जगह एक्विटेड भी लिखूं वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अक्यूज, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ इसके यूजेज है। तो होमवर्क में आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में डिफरेंट ये जो वर्ड्स हैं इनके कुछ सेंटेंसेस बना के आप लिखेंगे, आपको होम दोगे। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। अब एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, विदाउट प्राइड और डिग्निटी, या फिर सिंपली विदाउट, इसको हम जरा नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं, काफी वो क्या है यहाँ पे। तो एब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? एब्जेक्ट का मीनिंग होता है विदाउट प्राइड और डिग्निटी। ठीक है, या फिर टेरिबल, विदाउट एनी होप, या फिर सीधा मिजरी। तो अब यहाँ पे विदाउट प्राइड एंड डिग्निटी है ना, इट इज नॉट इन द सेंस कि somebody, एक होता है ना विदाउट प्राइड एंड डिग्निटी, हम उनको भी बोलते हैं कि जिनका कोई कैरेक्टर नहीं होता या फिर जो ऑनेस्ट नहीं होते। तो इट्स नॉट इन दैट सेंस, इट इज इन द सेंस कि कुछ लोग जिन जो पुअर होते हैं विदाउट जैसे आप देख लो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो उनको कैसे विदाउट एनी प्राइड या फिर विदाउट एनी डिग्निटी ट्रीट किया जाता है, तो इट इज इन दैट सेंस। ठीक है, इसके कुछ सिनोनिम्स क्या हैं? डेस्पिकेबल, सर्वाइल, साइकोफैंटिक, सबमिसिव, और इसके एंटोनिम्स क्या है? कमेंडेबल, ठीक है, और प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी क्या है? जिसकी तारीफ की जा सके, एंड सो इज कमेंडेबल। अब इसको हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट का, ही लिव्ड इन एब्जेक्ट मिजरी, कि मिजरी में रह रहा था विदाउट एनी प्राइड और डिग्निटी। ठीक है, या फिर द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री लिव इन एब्जेक्ट मिजरी। और सिमिलर आपका कमेंडेबल और प्रेजवर्दी, ये तो काफी कॉमन वर्ड्स हैं कि हिज वर्क वाज कमेंडेबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है अबैश। ठीक है, अबैश का मतलब होता है टू मेक समबडी फील एम्बैरेस्ड, टू मेक समवन फील एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड के स्पेलिंग देख लेना, वहां पे काफी बार जो है ये उसमें स्पेलिंग के फॉर्म में आ जाता है और फिर बच्चे गलत स्पेलिंग कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एम्बैरेस की स्पेलिंग देख लेना, डबल आर डबल एस और दोनों साइड पे ए है। ठीक है, तो इसका क्या है? डिसकॉन्सर्ट एंड रैटल, और एंटोनिम क्या है? अपहोल्ड एंड डिसकम्पोज। तो इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। He was abashed
फॉर हिज क्लोथिंग। तो यहाँ अबैश्ड का मतलब क्या आ गया, उसको एम्बैरस किया गया उसके कपड़ों की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अबॉलिश। अबॉलिश से पहले हम ये दूसरा वर्ड कर लेते हैं, एब्ज्योर। ठीक है, तो एब्ज्योर का मतलब क्या होता है, टू गिव अप। ठीक है, टू गिव अप फॉर्मली, टू गिव अप फॉर्मली। जैसे आपने कोई पोस्ट गिव अप कर दी, कोई बिलीफ गिव अप कर दिया इन अ फॉर्मल वे, उसको हम एब्ज्योर बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या सिनोनिम है, forsake एंड renounce, और एंटोनिम क्या है, अप्रूव और सैंक्शन। तो अगर मैं एब्ज्योर की बात करूं, he abjured his professorship। ठीक है, वो प्रोफेसर था, he gave up his professorship। ठीक है, या फिर he abjured his belief in the religion। नेक्स्ट आता है आपका अबॉलिश। अबॉलिश मतलब कुछ भी हटाना, टू रिमूव समथिंग, टू रिमूव। तो इसका सिनोनिम क्या है, एब्रोगेट एंड एनल। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आर्टिकल 370 वाज अन्नल्ड या फिर एब्रोगेटेड। तो इन दैट सेंस अगर मुझे अबॉलिश लिखना है तो जैसे कि चाइल्ड मैरिज वाज अबॉलिश्ड, सती प्रथा वाज अबॉलिश्ड। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या होगा, सेटअप एंड एस्टैब्लिश, कुछ एस्टैब्लिश करना या कुछ बनाना। ठीक है, कुछ सेटअप करना। देन आपका नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब कोई ऐसी चीज जो अपने अंजाम तक ना पहुंच पाए। ठीक है, अनसक्सेसफुल इन रीचिंग एन एंड। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या है, वेन, अनप्रोडक्टिव, इन इफेक्चुअल, अनवेलिंग या फिर बूटलेस, और इसका एंटोनिम क्या है, प्रोडक्टिव। हिज प्लान वॉज अबॉर्टिव। ठीक है, उसका प्लान ऐसा था जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच, कभी भी हमें अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, ये आपके हो गए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड, जैसे आया था ना आपका इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो कंफ्यूजिंग है। अब आप पहला वर्ड देखो, एक्ट्स, और दूसरा क्या है, एक्ट्स। बोलने में दोनों सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट एक्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज करवाना, टू गेट थिंग्स डन, या फिर टू डू समथिंग। या फिर एक और इसका मतलब होता है जो एक्टिंग वाला एक्टिंग होता है। ठीक है, और एक्ट क्या होता है, एक टूल होता है, आरी होती है ना जिससे लकड़ी काटते हैं, तो दैट इज एक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है, ठीक है, कोई ऐसी चीज असर करना। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं, असर करना। हिज बिहेवियर अफेक्ट्स मी। ठीक है, मुझ पे मुझे असर होता है उसके बिहेवियर से। दूसरा इफेक्ट्स होता है रिजल्ट, किसी भी चीज का रिजल्ट, जैसे इंक्रीज्ड टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी और चीज का रिजल्ट हो। देन एयर एंड आइल। एयर का मतलब होता है आपका विंड, एटमॉस्फेयर, हवा, और आइल का मतलब क्या होता है, जैसे पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट इन अ चर्च या फिर थिएटर। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट होता है, उसकी एक ये साइड होती है, ऐसे यहाँ 3 सीट्स हो गई और ये 3 सीट्स हो गई, और ये पैसेज है आपका, तो इस पैसेज को हम बोलते हैं आइल। ठीक है, आपने वो इंग्लिश लोगों की शादी देखी है, तो उसमें क्या होता है, ये चर्च का पोडियम है। ठीक है, जहाँ पे कोई भी बिशप होगा या कोई भी ऑफिशिएटर होगा, यहाँ पे ग्रूम होगा, और एक हम बोलते हैं ना, शी वॉक डाउन द आइल, और ये पैसेज होगा जहां से जो ब्राइड है वो आती है, तो इट्स कॉल्ड एन आइल। तो इसमें भी एयरक्राफ्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, आइल सीट्स बोलते हैं ना, बोलते हैं ना आइल सीट्स इनको, क्योंकि ये आइल के
एडजॉइनिंग होती है, तो वो आपका आइल होता है, कोई भी पैसेज वॉकिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अलाउड एंड अलाउड। अलाउ का मतलब किसी को कोई परमिशन देना, ठीक है, उसको कुछ करने के लिए अनुमति या फिर इजाजत देना। और अलाउड का मतलब होता है जोर से बोलना या फिर बोलना, टू 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 स्पीक। जैसे टीचर्स बोलती है ना, रीड इट अलाउड, मतलब बोल कर पढ़ो, जोर से बोलकर पढ़ो या बोलकर पढ़ो। ठीक है, फिर ऑल्टर एंड ऑल्टर। अब ऑल्टर क्या होता है ना, ये बेसिकली इट इज अ सेंटर ऑफ वर्शिप, जैसे मैरिजेस में भी होता है, ठीक है, एंड कुछ भी रिलीजियस सेरेमनी पे भी होता है। और ऑल्टर का मतलब होता है कुछ चेंज होना, किसी चीज में चेंज आना। ठीक है, अब इनके सेंटेंसेस एक बार देख लेते हैं सबके बारी बारी से। एक्ट्स, शी एक्टेड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये आ गया एक्ट्स। और एक्स इज यूज्ड टू कट वुड, ये आपका आ गया एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं अफेक्ट। हिज रूड बिहेवियर these days is affecting me, affecting me। एंड इफेक्ट का मतलब जो हमने सेंटेंस ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि इंक्रीज टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एयर, द एयर इज blowing। aisle, she walked down the aisle as a bride। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अलाउड। I allowed him to take a picture of my house। और allowed का मतलब जो हमने डिस्कस किया, read it aloud। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया ऑल्टर। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो ऑल्टर होता है ना, ये बेसिकली आपका क्या होता है, टेबल जैसा होता है। मेनली इन चर्चेज और या फिर टेम्पल में ना, आपने देखा होगा चर्च में ऐसे टेबल जैसा होता है, ये ऐसा टेबल जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका विद नो ऑफेंस ये क्रॉस जैसा होता है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू। एंड यहाँ पे आपकी कुछ कैंडल्स जैसी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऐसा टेबल जैसा होता है, इसको हम लोग ऑल्टर बोलते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि he placed the book on the altar, या फिर they prayed and kneeled at the altar। ठीक है, तो ये आपका आ गया ऑल्टर। और दूसरा मैं ऑल्टर का बोलूं आपको, तो I told my tailor to alter the fittings। तो ये आपका आ गया ऑल्टर का सेंटेंस। ठीक है, तो ये भी अच्छे से आप लोग लर्न कर लें। नेक्स्ट हम ये कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंट, ये एक इंसेक्ट होता है, चींटी। और आंट, जो हम बोलते हैं किसी भी पेरेंट की सिस्टर को। ठीक है, साथ में सेंटेंस देख लेते हैं। एंट का तो सेंटेंस की जरूरत नहीं है। माई आंट इज विजिटिंग टुमारो। असेंट इज टू क्लाइंब। ठीक है, कोई भी जैसे चीज है, कोई भी पहाड़ है, माउंटेन है, ट्रैकिंग हम करते हैं ना, तो कोई भी चीज जिसको हम चढ़ रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टू असेंट। द प्लेन असेंटेड, द प्लेन बोलते हैं ना, द प्लेन असेंटेड।
ठीक है, हाई इन द स्काई, हाई इन द स्काई। एंड दिस असेंट इज टू अग्री, जैसे हम प्रेसिडेंट का करते हैं ना, प्रेसिडेंट्स असेंट, तो द असेंट was given by the authorities। ठीक है, ate, past tense of eat, I ate my food, और ate is a number। ought and ought, ठीक है, ought is anything, to ought you know about him, तो ought means anything, and ought it's basically something that you should, इसका मतलब तो should ही होता है, but ought is in a sense जहां पे morality आ जाती है, something that you should do morally। ठीक है, in India one ought respect the guests। ठीक है, नेक्स्ट इज oral। oral is anything that is with respect to hearing। ठीक है, और oral क्या होता है, something related to the mouth। अब आपने दो टेस्ट सुने होंगे, oral test and oral test। oral test क्या होता है, जहां पे आपको जैसे IELTS वगैरह में के एग्जाम में होता है ना, जहां पे आपको कुछ कोई कुछ बोल रहा होता है, then you have to note it down। this is to basically check your auditory hearing। ऑडिटरी हियरिंग अगेन आपके कान कितना सुनते हैं उससे रिलेटेड होता है ओरल, एंड ओरल इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर माउथ। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इडियम्स। इडियम्स जिनको हम बोलते हैं मुहावरे। ठीक है, पहला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कोई भी ऐसी अच्छी चीज जो पहले हमको बुरी लगी थी। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कोई भी ऐसी बुरी चीज जो हमारे साथ हुई बट उस बुरी चीज में एक अच्छाई छुपी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखूं his missing of train was a blessing in disguise as the train met with an accident। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि उसका ट्रेन छूटना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि उस ट्रेन का आगे एक्सीडेंट हो गया। अगर उसकी ट्रेन छूटी नहीं होती तो हो सकता है उसको चोट लग सकती थी या फिर कोई इंजरी हो सकती थी। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, किसी बुरी चीज में एक अच्छाई छुपी होना। नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन, समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन और मोस्टली वर्थलेस आल्सो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप शिमला गए, वहां पे आपको एक ब्रेसलेट जो है वो एक बहुत हाई प्राइस पे दिया जाए। ठीक है, कोई आपको बहुत हाई प्राइस पे वो ब्रेसलेट बेच रहा है और आपका दोस्त बोले डोंट बाय इट, इट इज डाइम अ डजन। ठीक है, कि इसको मत खरीदो, अरे ये तो बहुत कॉमन है, तुम्हें कहीं और से भी मिल जाएगा। ठीक है, इतने महंगे प्राइस पे इसको मत खरीदो। नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब गोल गोल बातें घुमाना, जो आप कहना चाहते हैं उसको ना कह पाना, मे बी बिकॉज वो टॉपिक बहुत अनकंफर्टेबल है, मे बी आप बहुत डिप्लोमेटिक है, मे बी आप सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, जैसे कि आप कहीं पे देर से पहुंचे, वो बेटर है बजाय इसके कि आप वहां पे जाएं ही ना। ठीक है, देर आए बट दुरुस्त आए। ठीक है, he finally started working seriously, better late than never। ठीक है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, टू गेट ओवर विथ बिकॉज इट इज इनएविटेबल। मतलब जैसे कोई चीज हो जाती है, ठीक है, अब आपको पता है कि ये चीज तो होने ही वाली है, मैं जो मर्जी कर लूं
ये चीज तो होने ही वाली है, इस वजह से आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज अवॉइडिंग arranging her almirah but then decided to bite the bullet। ठीक है, मतलब कभी कभी होता है ना कि कमरा गंदा पड़ा होता है और आपको आलस आता है कि अरे नहीं साफ करना, नहीं साफ करना, बट फिर एक दिन आपको करना ही पड़ता है कि चलो यार करना तो है ही कभी, तो चलो कर ही लेते हैं। दैट इज टू बाइट अ बुलेट, कि कोई ऐसी चीज जो आपको पता है कि करनी ही है, तो फिर आप फाइनली सोचते हो कि चलो यार इसको कर ही लो, ठीक है। ब्रेक अ लेग इज व्हेन यू विश समबडी गुड लक। फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम देने जाएंगे, हम आपको बोलेंगे ब्रेक अ लेग, do well, break a leg, ठीक है। call it a day, stop working on something, for example कि after hours of work we called it a day, ठीक है। अब यहाँ पे एक मुझे रिवीजन आपका थोड़ा करा देती हूँ। अगर यहाँ पे क्या होता, आफ्टर 2 लगा दूं अगर यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर 2 hours of heavy work, तो क्या आएगा, आफ्टर 2 hour of heavy work we called it a day, ठीक है। तो ये आपका पिछले उसका मैंने रिविजन भी करवा दिया। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट 2 होगा नाउन का, उसमें हम नाउन के केसेस करेंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, केसेस ऑफ नाउन करेंगे। केसेस ऑफ नाउन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम उसको एक बार देख लेंगे। कुछ हम लोग स्टैटिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, एंड देन हम 30 क्वेश्चंस एरर्स के प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए, and if you like this video, please like, share and subscribe, and you can also follow us on our social media channels. This is our username on the Instagram, and this is the Telegram channel. Telegram channel पे ही आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस और सारे PDFs जो हैं वो अवेलेबल होंगे, और जो आपको होमवर्क दिया गया है सेंटेंसेस का, कमेंट्स में डालिए, आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना के डालिए, उसको मैं एनालाइज और असेस भी कर लूँगी, ठीक है। तो I'll see you guys in the next video. Thank you for watching, and I see you.